हेलो। इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक का जो विषय है, नेम है, वह है कि जो मनी सप्लाई होता है वह मनी सप्लाई बैंक अकाउंट से कैसे कनेक्टेड है या मनी सप्लाई का रिलेशन बैंक अकाउंट के साथ क्या है। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि मनी सप्लाई क्या होता है। जब आप मनी सप्लाई को समझेंगे उसके बाद आपको बैंक अकाउंट को जानना है कि बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं। जब आप मनी सप्लाई की एक बेसिक डेफिनेशन को और बैंक अकाउंट के बारे में, उसके कुछ टाइप्स के बारे में जानने के बाद जब हम मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जिसको हम M1, M2, M3, M4 या M0 डेट इज़ रिजर्व मनी, तो इन सब मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को बैंक अकाउंट का जो बहुत सारा पार्ट होता है, टाइप्स होता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है और बैंक अकाउंट के अंदर आने वाला डिमांड डिपॉजिट या टाइम लिएबिलिटी या डिमांड लिएबिलिटी क्या है, इस पूरे चीज़ को समझना, इस दोनों के बीच में बैंक अकाउंट और मनी सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मनी सप्लाई। व्हाट इज़ मनी सप्लाई? So first of all we will start with a general definition of money supply. Money supply is, it is the total stock of all types of money. You should notice here, it is total stock of all types of money. Money includes currency, money includes currency, money includes coins. Sorry, money includes currency and deposit. Whatever currency you have in your home and in your pocket, or the deposit you deposit it in your bank account, that all is called money. Held by the public at any point of time. So it is the total stock of all types of money. Money means your currency and deposit, held by the public at any point of time. यहाँ समझना इम्पोर्टेंट है पब्लिक को। अब जो भी यह पब्लिक है, इसके पास जो भी मनी है, मनी मीन्स ऑल करेंसी एंड डिपॉजिट विद द बैंक अकाउंट, उस सारे मनी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। मीन्स कि ऑल द मनी all or total stock of money, all types of money that is held by the public, जो एक पब्लिक के पास है, at any point of time, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास जितने भी पैसे हैं, करेंसी और डिपॉजिट वाले जो पैसे हैं, उन सारे पैसों को हम मनी सप्लाई कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा पब्लिक क्या है। सो मनी सप्लाई में आते हैं करेंसी और इसमें आता है आपका डिपॉजिट। जो कि पब्लिक के पास होता है, हेल्ड बाय पब्लिक
सो यह जो पब्लिक है, इस पब्लिक में दिस पब्लिक इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज। पब्लिक में जितने भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ है, और जितने भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ हो वह सब आते हैं, दो इकोनॉमिक एंटिटीज़ को छोड़कर, और वो दो है आपका एक्सेप्ट, इन सब को ऐड ये सारे पब्लिक में आते हैं। उस मतलब इसमें पीपल आ सकते हैं या कोई शॉप हो वह आ सकता है, लेकिन दो नहीं आते हैं, एक्सक्लूड किया जाता है दो एंटिटीज़ को। वन इज़ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ बैंक। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो पब्लिक के पास है, उस पब्लिक में सारे होंगे, केवल गवर्नमेंट और बैंक नहीं होगी। तो क्या आप इसका रीज़न समझ पा रहे हैं कि बैंक को और गवर्नमेंट को हम क्यों एक्सक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में? मीन्स कि मनी सप्लाई में या इकोनॉमी में जो पैसे हैं और जो पैसे बैंक के पास और गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, वो सारे पैसे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। और इसका कारण है कि हम इसको एक्सक्लूड इसलिए करते हैं कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम बैंक को और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं। कि आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, किसी के पास भी पैसा है, या वो शॉपकीपर हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, जॉब करने वाला हो, इसके पास फर्म हो, बिजनेस करने वाले हो, कोई भी हो, अगर उसके पास पैसे हैं तो वह उस पैसे को बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करते हैं। तो अगर हम बैंक अकाउंट के पैसे को काउंट करते हैं और फिर इन और अदर एंटिटीज़ को काउंट करेंगे, तो हम एक ही पैसे को दो बार काउंट कर लेंगे। इसलिए इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए एक्सक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट को और बैंक को। सो नाउ you may have understand the reason why we exclude government and bank in money supply। तो यहाँ पब्लिक में जो मनी सप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो पब्लिक के पास होता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट, जो पब्लिक के पास होता है, और पब्लिक में हम गवर्नमेंट और बैंक को एक्सक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई का एक और जो दूसरा काम है वह है मेजर परचेजिंग पावर। यह मेजर परचेजिंग पावर को मेजर करती है। मनी सप्लाई को अगर आप मेजर करेंगे तो आपको यह आप फाइंड करेंगे कि पैसा का सप्लाई कैसा है, और इससे आप परचेजिंग पावर को मेजर कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है, इफ़ सपोज कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, देयर इज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जो बढ़ा हुआ है, तो अगर सोच सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा है, इट मीन्स कि पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, हर लोगों के पास पैसा होगा। तो अगर हर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग क्या करना चाहेंगे? लोग डिमांड करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा। इसके बाद आप सोचिए कि अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डिमांड करना शुरू करेंगे। जब आप डिमांड ज़्यादा करें, जब डिमांड करेंगे तो जो सामने वाले जो भी है जो सप्लाई करते हैं वह प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइस बढ़ जाएगी। और इतना तो आपको पता होगा, प्राइस बढ़ना मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ना, और इकोनॉमी में महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगा। इकोनॉमिक्स में यह कहा जाता है कि एक लोअर टू मीडियम लेवल का अगर इन्फ्लेशन हो तो वह ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन कुछ हद तक फ़ायदेमंद है।
जब इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम यह पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थोड़ा सा होना कंट्री के फ़ायदे में होता है। बशर्ते यहाँ पर जो है आप देखिए कि इफ़ मनी सप्लाई बढ़ा तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज़ होगा और प्राइस इंक्रीज होने से जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वह इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ज्यूम करते हैं कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम करने के बहुत सारे कारण हैं। मनी सप्लाई कम करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आरबीआई यूज़ करती है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, वह एक अदर टॉपिक है। मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, वह आरबीआई के टॉपिक में पढ़ेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक सब टॉपिक है। लेकिन अगर मनी सप्लाई, यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना है कि मनी सप्लाई जो इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी, ऑल टाइप्स ऑफ मनी, जो करेंसी हो, डिपॉजिट हो, अगर वह मार्केट में, इकोनॉमी में बढ़ता है तो यहाँ डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे जाएंगे तो आप डिमांड जरूर करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, डेट इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम इफ मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज होगा तो इट मीन्स कि फर्म्स जो है, जो फर्म्स होते हैं, जो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, फर्म्स विल अनेबल टू सेल। जो भी बिजनेस करने वाले लोग होंगे, फर्म्स होगी, प्रोडक्शन यूनिट होगी, उनका जो उनका जो सेल होगा कम हो जाएगा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस यह होगा कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो यह जीडीपी पर इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें बैंकिंग हैबिट्स को अपनाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में रखना चाहिए और मनी सप्लाई को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी अच्छी तरह से चलती है। अब आप समझ सकते हैं कि हमें मनी सप्लाई को मेजर क्यों करना है, ताकि हम इस चीज़ को पता लगा सकें कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन है, प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्शन की सिचुएशन सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए मनी सप्लाई को मेजर करना, परचेजिंग पावर को मेजर करना इम्पोर्टेंट रहता है। सो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। इसके बहुत कंपोनेंट्स हैं जो मेरा आज का टॉपिक है कि मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स है M1, M2, M3, M4, उनका रिलेशन बैंक अकाउंट के साथ क्या है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और डिमांड लिएबिलिटी, टाइम लिएबिलिटी के साथ कैसे है। इसको समझने के लिए पहले आपको मनी सप्लाई समझना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई क्या होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के टाइप्स को समझने के बाद हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को, जो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई होता है, उसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सी इन कोर इकोनॉमिक्स, जहाँ अगर आपको पूरे अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट को पढ़ना है, तो बैंक अकाउंट 4 टाइप्स के होते हैं। जब आपको बैंक अकाउंट को, पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट के टाइप्स को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, तब बैंक अकाउंट 4 टाइप्स के होते हैं। हालांकि मैं यहाँ चारों टाइप्स का नाम जरूर लिखूँगा, परंतु चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैं यह जो टाइप है 3rd and 4th, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इट इज़ 3rd नंबर एंड 4th नंबर। यह जो 2 बैंक अकाउंट है, यह एक जैसा अकाउंट है, एक जैसे इनके फंक्शंस है और बहुत हद तक यह सिमिलर काम करती है। क्योंकि अभी हमें पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट को नहीं समझना है, बैंक अकाउंट के ज़रिए हमें
रिलेशन को समझना है कि इसका रिलेशन मनी सप्लाई के साथ क्या है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही जगह पर रखकर यह समझेंगे कि यह समझते हैं कि बैंक अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। एक ऊपर से पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट के टाइप्स को, बैंक को पढ़ेंगे तो हम बैंकिंग चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमें रिलेशन को समझना है तो थोड़ा सा इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि बैंक अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं। एक सेविंग अकाउंट जो हम सबका होता है और करेंट अकाउंट। तो यह 4 टाइप्स के होते हैं बैंक अकाउंट। फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट, सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट, थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इनमें क्या डिफरेंसेस है अगर आप जान लेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। इतना तो जानते होंगे कि जनरली सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड्स वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिनका बिजनेस से उतना कनेक्शन नहीं है, केवल एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो बैंकिंग हैबिट जो होती है लोगों की, पैसे को घर में रखने के बजाय बैंक में रखना, सेफ्टी और इन सब चीज़ों के कारण जो लोग पैसे बैंक में रखते हैं, वो लोग होते हैं हम लोग जिसको इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड कहा जाता है। करेंट अकाउंट जनरली वो लोग ओपन करवाते हैं जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। ये आमतौर पर लगभग सभी लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। द अदर डिफरेंस बिटवीन देम इज इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो अगर आप 50,000 से ऊपर का अमाउंट अगर आप निकालना चाहे अकाउंट से तो आपको कुछ साइन करवाना पड़ सकता हो, या और ज़्यादा अगर आपका अमाउंट है तो हो सकता है कि बैंक आपको बोले कि आप कुछ दिन पहले हमें बताइए। इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आप सेविंग अकाउंट में फॉलो करना पड़ता है आपको, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को। कैश के मामले में तो वह रेस्ट्रिक्शंस होता ही है कि एक समय में आप बहुत सारा कैश आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। लेकिन बिजनेस एंटिटीज़ में यह बात नहीं है। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगभग नहीं के बराबर होता है, नहीं ही होता है रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस होता है क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, और यहाँ जो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए आप इस पैसे को जल्दी नहीं निकाल सकते। एक समय के बाद, उस मैच्योरिटी के बाद ही आप यहाँ से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ लगभग नो रेस्ट्रिक्शंस होता है क्योंकि ये लोग जो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनको एक समय पर बहुत पैसा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेना पड़ता है। हो सकता है दिन में कभी 50 लाख 1 करोड़ तक के अमाउंट, और इससे भी ज़्यादा जो बड़े बिजनेस एंटिटीज़ जो है उनको बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए उन लोगों का करेंट अकाउंट होता है। यहाँ लो इंटरेस्ट आपको मिलता है। अभी हाल ही में HDFC 7.3% तक का इंटरेस्ट देती है। नया उनका एक है, लगभग 7.5% तक का इंटरेस्ट HDFC प्रोवाइड कर रही है आज के डेट में। यहाँ पर तो नो इंटरेस्ट होता है, देयर इज लो इंटरेस्ट, यहाँ नो इंटरेस्ट। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में इनकी अपेक्षा यहाँ तो है ही नहीं, इससे रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है बैंक। आप इस डिफरेंस से बैंक अकाउंट के टाइप्स को समझ पा रहे होंगे इजीली कि बैंक अकाउंट्स के 3 टाइप्स हुए, सेविंग, करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। हालांकि ये दोनों अलग अलग पार्ट है, अलग अलग टाइप्स के बैंक अकाउंट है, परंतु यहाँ चीज़ों को समझने के लिए हम इसको एक ही कॉलम में रखते हैं। कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस थी इनमें वह मैंने बताया आपको। अब इसमें समझना यह है
एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट। अगर आप इन दो में अंतर कर पा रहे हो, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में अगर आप डिफरेंस कर पा रहे हो, अब आप इस चीज़ को चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यह जो अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें लगभग हर तरह के लोगों का अकाउंट होता है। रेस्ट्रिक्शंस होती है क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए इसमें आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं और रिलेटिवली यहाँ हाई इंटरेस्ट आपको मिलता है क्योंकि आप कुछ समय तक, वर्षों तक, 6 महीने तक, साल, 1 ईयर तक, इन टाइम पीरियड तक और इससे भी ज़्यादा कई बार हम यहाँ पैसे रखकर छोड़ देते हैं। इसलिए बैंक यहाँ पर उस पैसे को ज़्यादा लोन और लेंड करके यहाँ से उस पैसे से अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, जो आपको देती है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ जो है आपके पास, बैंक के पास टाइम लिएबिलिटी है। यहाँ बैंक के पास टाइम लिएबिलिटी है कि एक समय तक आप उससे पैसा नहीं मांगेंगे। बट यहाँ बैंक के पास टाइम लिएबिलिटी नहीं बट डिमांड लिएबिलिटी है। डिमांड लिएबिलिटी और टाइम लिएबिलिटी में यह डिफरेंस होता है कि आप यहाँ एक समय के बाद पैसे निकाल सकते हैं, लिएबिलिटी यहाँ टाइम का है। लेकिन यहाँ डिमांड का लिएबिलिटी, अब जब भी डिमांड करेंगे बैंक को आपको पैसे देने होंगे क्योंकि यह करंट अकाउंट है। यहाँ बिजनेस एंटिटीज़ ओपन करवाते हैं यहाँ पर अपना अकाउंट। यहाँ लगभग नो रेस्ट्रिक्शंस है, नो इंटरेस्ट है, तो पैसे बस उनके पास है, उनके बैंक में रखे हुए हैं। जब तक है तब तक वो उसको लेंड करते हैं, जिस भी तरह से उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ डिमांड करेंगे पैसा, आपको पैसा ईजिली मिलेगा। इस सेविंग अकाउंट को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, इसमें जो पैसे होते हैं कुछ टाइम लिएबिलिटी भी होती है प्लस यहाँ पर डिमांड लिएबिलिटी भी होती है। क्योंकि अगर आप पैसे अभी डिमांड करेंगे सेविंग अकाउंट से तो आपको पैसे तुरंत मिलेंगे। कुछ सिचुएशंस में आपको कुछ टाइम देना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टाइम लिएबिलिटी भी है बैंक के पास। तो शायद आप टाइम लिएबिलिटी, डिमांड लिएबिलिटी और टाइम लिएबिलिटी में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे क्योंकि जो फिक्स अकाउंट का जो प्रोसेस है वह टाइम लिएबिलिटी का प्रोसेस है, करंट अकाउंट का जो प्रोसेस है वह डिमांड लिएबिलिटी का प्रोसेस है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट का जो प्रोसेस है वो टाइम प्लस डिमांड लिएबिलिटी का प्रोसेस है। अब जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कौन सा डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है। ऑब्वियसली दिस इज टाइम डिपॉजिट एंड दिस वन इज डिमांड डिपॉजिट। इसमें जो डिपॉजिट है वह जब भी आप डिमांड करेंगे तो आपको वह पैसा मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पर जो मनी है, यहाँ पर जो डिपॉजिट है, उसको आप एक समय के बाद ही निकाल सकते हैं, इसीलिए दिस इज टाइम डिपॉजिट। बट यहाँ जो है सेविंग अकाउंट में, यहाँ पर टाइम लिएबिलिटी भी है एंड डिमांड लिएबिलिटी भी है। सो दिस इज बोथ टाइम एंड डिमांड लिएबिलिटी बोथ। तो एक शब्द में मैं इस पूरे जो डिमांड लिएबिलिटी, टाइम लिएबिलिटी हुआ, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट हुआ और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट जिससे यह बना, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो
तो ये जो पूरा पैसा है डी डी प्लस टी डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। यह जो पूरा पैसा हुआ डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। अगर मैं इस चीज़ से बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, तो ये सारे पैसे आ जाएंगे। हालांकि बैंक के पास बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं जो वह दूसरे बैंक से लेती है, गवर्नमेंट से लेती है, तो उस पैसे को हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते। बट ये जो पैसे हुए, ये जो डिपॉजिट है बैंक के पास, वो ये सारे पैसे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। or you can say this is net demand and time liability of bank, that is NDTL। इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से जिक्र करूंगा इसका NDTL का, लेकिन अभी आप इतना समझे कि जो बैंक अकाउंट जो होता है उसमें जो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट होता है वह टाइम लिएबिलिटी का पार्ट है, जो टाइम डिपॉजिट से कनेक्टेड है TD से। जो करेंट अकाउंट जो होता है वह डिमांड लिएबिलिटी होता है उसमें, और वह डिमांड डिपॉजिट से कनेक्टेड है। सेविंग अकाउंट जो होता है वह डिमांड लिएबिलिटी प्लस टाइम लिएबिलिटी उसमें होता है बैंक के पास, और वह जो है टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों से कनेक्टेड है। यह मैटर थोड़ा सा यह जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का विषय है, टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखना होगा। अब अगर मैंने जो पहले बताया आपको कि मनी सप्लाई क्या है, उसके बाद बताया आपको कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ये होते हैं। अब हम इस बैंक अकाउंट में जो टाइम लिएबिलिटी और डिमांड लिएबिलिटी है, इसका कनेक्शन मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में कैसे होता है, इसका क्या रिलेशन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं समझा है सही से, तो मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से इस सारे चीज़ को देख ले, तब आगे के कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ सो ट्रिकी एंड स्लाइटली हार्ड। अगर आपने डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट को नहीं समझा है, मनी सप्लाई को नहीं समझा है, तो अब आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा, या शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं क्या करूँगा कि जो मनी सप्लाई जो होता है, मनी सप्लाई जो मैंने बताया, इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बताया कि पब्लिक में गवर्नमेंट नहीं आती है, RBI नहीं आती है, गवर्नमेंट नहीं आती है, और बैंक्स नहीं आते हैं। बिकॉज कि इसका कारण यह है कि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैसे लोगों के पास है, किसी बिजनेस एंटिटीज़ के पास है, तो उस पैसे को वह बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं। तो अगर हम सारे पैसे को, बैंक के पैसे को भी और पब्लिक के पैसे को, जनरल पब्लिक के पैसे को, पीपल के पैसे को, बिजनेस एंटिटीज़ के पैसे को भी हम काउंट करेंगे, तो यह डबल काउंटिंग का एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हम मनी सप्लाई में बैंक को और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई से हम क्या करते हैं, परचेजिंग पावर को मेजर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि अगर मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उससे डिमांड इंक्रीज़ होती है, जिससे प्राइस इंक्रीज़ होता है और कॉज और लीड्स टू इन्फ्लेशन। यह मैंने आपको बताया मनी सप्लाई में। फिर मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट के जनरली 4 टाइप्स होते हैं। समझने के लिए हमने उसको 3 कॉलम में डिवाइड किया, डेट इज़ सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग अकाउंट। हमने उनके कुछ डिफरेंसेस को समझा। फिर मैंने बताया कि जो फिक्स्ड अकाउंट होता है वह टाइम लिएबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ टाइम के लिए हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं।
करंट अकाउंट जो होता है वो डिमांड लिएबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि हम जब भी डिमांड करते हैं करंट अकाउंट से हमें पैसे मिल जाते हैं बैंक के थ्रू। और जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें हर तरह की लिएबिलिटी होती है, डिमांड लिएबिलिटी होती है बैंक के पास, टाइम लिएबिलिटी होती है। इसके बाद मैंने बताया दो तरह का कॉन्सेप्ट, एक टीडी और डीडी, जो बाद में मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट्स में आएंगे। तो टीडी जो होता है वह उस चीज़ से डील करता है, बैंक के उस पार्ट से डील करता है जहाँ टाइम लिएबिलिटी है, और डीडी डिमांड डिपॉजिट उस पार्ट से डील करता है जहाँ डिमांड लिएबिलिटी है। जैसे कि डिमांड लिएबिलिटी आपका सेविंग अकाउंट में था और करंट अकाउंट में था, और टाइम लिएबिलिटी आपका सेविंग अकाउंट में भी था और फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग अकाउंट में भी था, जो मैंने अभी पूरे कॉन्सेप्ट को आराम से सही से बताया, एक रिवीजन कराया, क्योंकि अब मैं मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को और कंसेप्ट्स को, मनी सप्लाई के कोर कंसेप्ट्स को बताऊंगा। मनी सप्लाई, the first one is M1. M1 M1 is C plus OD, sorry C plus DD plus OD। मनी सप्लाई का जो 4 कॉन्सेप्ट है, हालांकि 5 है, एक है M0 डेट इज कॉल्ड रिजर्व मनी। तो मनी सप्लाई का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका कनेक्शन जो बैंक अकाउंट से है उसको समझते हैं। कि पहले हमें इसको समझने के लिए M1 का जो फार्मूला है वो है C प्लस DD प्लस OD। जैसे कि रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, अगर आपको एरिया निकालना है तो L इंटू बी, पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू L प्लस बी, जो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि भी मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ ट्वाइस, इस टाइप से। या इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल देन वी हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसी तरह से इसका M1 का जो फार्मूला है वो है C प्लस DD प्लस OD। हमें पता नहीं है कि यहाँ C लेंथ है या ब्रेथ है, लेकिन हम समझते हैं कि C क्या होता है मनी सप्लाई में। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। C means currency held by the public. Now DD. Net demand deposit with banks। अब आपको पब्लिक का मीनिंग तो पता ही है मनी सप्लाई में। पब्लिक मतलब इसमें भी एक्सक्लूड गवर्नमेंट एंड बैंक। नॉट यूज्ड। जो डिमांड डिपॉजिट है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, यहाँ नेट का जो मतलब है, इट नेट इंक्लूड्स डिपॉजिट विथ ओनली पब्लिक। पब्लिक का जो डिपॉजिट है बैंक के साथ, हम केवल उसी को ऐड करते हैं, और वी एक्सक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट। और गवर्नमेंट डिपॉजिट। सो अंडरस्टैंड, सी M1 में सी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। और मैंने पब्लिक का मतलब आपको मनी सप्लाई में बताया कि पब्लिक मीन्स कि ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंक टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डिमांड डिपॉजिट जो होता है DD,
DD मीन्स कि नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। यहाँ जनरल पब्लिक जो बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, हम केवल उस पैसे को ही यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अगर फंड ट्रांसफ़र करती है, पैसे डिपॉजिट करती है, तो उसको हम यहाँ एक्सक्लूड करते हैं। और अगर गवर्नमेंट भी बैंक के साथ पैसे डिपॉजिट करती है, तो उसको भी हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ OD लिखा हुआ है, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मीन्स कि RBI के साथ, RBI में बोल रहा हूँ, बैंक नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल बैंक में तो पैसे डिपॉजिट कर सकता है, बट RBI में नहीं कर सकता। हम आप जैसे लोग RBI में डिपॉजिट पैसे नहीं कर सकते, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है जो RBI में पैसे को डिपॉजिट करती है। हो सकती है फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI या IMF हो सकती है, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। फॉर्मर गवर्नर जो होते हैं वो भी पैसे इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो RBI के साथ पैसे डिपॉजिट कर सकती हैं। दिस इज अदर डिपॉजिट। अब आप ध्यान से समझे इस चीज़ को कि M1 में कौन कौन से पैसे आएंगे। M1 में वो सारे पैसे आएंगे जो पब्लिक बैंक में डालती है, जिसमें उस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट बैंक को देती है। हो सकती है बैंक गवर्नमेंट से लोन ले, पैसे ले, कुछ सिचुएशंस उनकी वजह से बन गई, उनको गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़े, तो उस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करते हैं M1 में। एंड हाँ, और अगर कोई बैंक किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है, तो क्योंकि वह पब्लिक का ही पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा है, इसलिए हम उस पैसे को भी अवॉइड करते हैं, उसको काउंट नहीं करते। तो C मीन्स ऑल मनी, ऑल करेंसी और मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी, इट इज करेंसी। सो ऑल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD means net demand deposit with the bank, that is this one. जिसमें हम डिमांड डिपॉजिट में हम उस पैसे को इंक्लूड नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट डिपॉजिट करती है, या बैंक इंटर बैंक डिपॉजिट जो हुए उसको हम एक्सक्लूड करते हैं और उस पैसे को यहाँ हम डालते हैं। मीन्स कि जो वो सारे पैसे जो गवर्नमेंट बैंक को देती है और कोई गवर्नमेंट बैंक को देती है, या इंटर बैंक जो डिपॉजिट है उसको छोड़ करके सारे पैसे जो बैंक में है हम उसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। अदर डिपॉजिट मीन्स जो भी कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो पैसे बैंक के साथ डिपॉजिट करती है वो हुए, जो होते हैं फॉर्मर गवर्नर और कोई इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि IMF। तो ये सारे जो चीज़ है वो M1 में इंक्लूड होंगे। तो ये जो मनी हुआ या M1 का पैसा हुआ। M1 मीन्स ये इन सब तरह के पैसे, इन सब तरह के लोग, इन सब तरह के इंस्टीट्यूशन जब पैसे बैंक के साथ रखती है, या जब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक और अदर डिपॉजिट विद द बैंक, दिस इज कॉल्ड M1। इसके बारे में एक खास चीज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह एक, अब आप इसे समझ सकते हैं कि यह जो पैसा है हाईली लिक्विड मनी है, 100% लिक्विड मनी है। लिक्विड मनी मीन्स इसमें हम, क्योंकि आप समझ सकते हैं एसेट तो लैंड भी होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, कार भी होती है, आपका होम भी है, लेकिन वो भी तो एक तरह से आपका एसेट है और वैल्यूएबल है, मनी के जैसा, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो एक परेशानी है। इसमें जो पैसे इंक्लूड हुए वो फुल टाइम करेंसी मनी है, करेंसी जिसको इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, मतलब कि जैसे कि पैसा, मनी, रुपीज़, कॉइन्स, या ये सब लिक्विड है। लिक्विड मनी मीन्स जो हाईली एक्सचेंजेबल मनी जो होता है वो है। इसलिए यह जो जितने भी पैसे यहाँ पर है वो सारे करेंसी है, लगभग हर एक चीज़ करेंसी है यहाँ का पैसा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का भी जिक्र नहीं हुआ है ज़्यादातर, तो इसलिए 100% लिक्विड मनी है। दिस इज़ 100% लिक्विड मनी। अब क्योंकि यह लिक्विड मनी है इसलिए एक नैरो मनी है। M1 इज अ नैरो मनी, और यू कैन से नैरो कंसेप्ट। ब्रॉड कंसेप्ट वह होता है जिसमें हर एक टाइप के मनी आए, लगभग हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाए, वह हुआ आपका ब्रॉड मनी। बट दिस इज नैरो मनी बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ मनी, और दिस इज 100% लिक्विड मनी। So this is M1. M1 is, so one thing that you have to remember that M1 is 100% liquid money, and it is a narrow concept of money. Now it's time for the M2. M2 में कुछ नहीं करना है। M1 में जो भी पैसे हैं, M1 में जो पैसे आए, जो कॉन्सेप्ट M1 में आया, उसमें आपको बस ऐड करना है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स। अब M1 में कौन कौन थे? C थे, DD थे, OD थे, प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स। M2 में वो सारे पैसे होंगे। M1 में जब हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक जो होती है, उसमें जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे होते हैं, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो वह पैसा होगा आपका M2। आपको क्या लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस बैंक होते हैं उसमें ज़्यादातर किस तरह के लोग वहाँ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं? जनरली पुअर लोग, या जिनको बैंक से उतना, जिनको पास बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, विलेजर्स, गांव में रहने वाले लोग, इलिटरेट पीपल जो होते हैं, जिनको बैंक से, या वैसे बच्चे लोग जो होते हैं जिनको गवर्नमेंट से कुछ जो पैसे मिलती है स्कॉलरशिप टाइप का, उन सब लोगों का जो है अकाउंट यहाँ होता है, और उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है मनी सप्लाई पर। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, मनी सप्लाई मीन्स होता है कैपिटल क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस मीन्स कि व्हेन यू हैव मनी, और अब मनी को आप लेंड करते हैं, फिर वो पैसा बार बार लेंड होता है, तो जब पैसा लेंड होता है तो उसका क्रिएशन बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है पैसा। पर जो पैसा पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ जो होता है पैसा, वो पैसा वहाँ डिपॉजिट करने के बाद वो पैसा गवर्नमेंट लेती है और फिर से उसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देती है। वह पैसे से लोन नहीं देती है, वह पैसे से डेवलपमेंटल वर्क होता है, इसलिए उससे जो है क्रिएशन का जो प्रोसेस है वह नहीं होता, और वहाँ का जो पैसा होता है उससे ज़्यादा कुछ मनी सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए आप इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह भी कैसा होगा, 100% और यू कैन से हाईली
लिक्विड मनी होगा, क्योंकि नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है पोस्ट ऑफिस बैंक के सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से। अब क्योंकि यह एक हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विडिटी वाला पैसा है, तो यह भी एक नैरो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है M1 पर, तो लगभग यह M1 जैसा ही रह गया, तो इट इज़ ऑल्सो अ नैरो कॉन्सेप्ट। So it is also a narrow concept. So एक इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है M1 और M2 में, बिकॉज पोस्ट ऑफिस बैंक जनरली प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस बैंक में जनरली पुअर पीपल अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिससे कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है और ज़्यादा पैसा भी डिपॉजिट नहीं होता। अगर पैसा डिपॉजिट भी होता है तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा जाएगी और गवर्नमेंट फिर से उस पैसे से डेवलपमेंटल वर्क करेगी, ना कि लेंड करेगी उस पैसे को। इसलिए यहाँ का जो पैसा होगा वह भी हाईली लिक्विड होगा, सेम एज M1 जैसा होगा, और इट इज़ ऑल्सो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। टाइम फॉर M3। M1 जो पैसा है, M1 में TD जोड़ देते हैं। TD जो मैंने बताया था आपको बैंक के टाइप्स में कि TD इज़ अ टाइम डिपॉजिट, और टाइम डिपॉजिट किसके साथ था? सेविंग अकाउंट के साथ था, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के साथ था। जिसमें टाइम लिएबिलिटी था उसी में तो टाइम डिपॉजिट था। अब आप M1 को जानते हो, दिस इज M3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो यह जो टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट जो है, यह बैंक अकाउंट के उस सारे पैसे को ले लिया और इसमें कंप्राइज हुआ वो सारा पैसा या वो सारा अमाउंट जो बैंक अकाउंट के पास होता है, एक्सेप्ट ऐसे बहुत सारे पैसे हैं बैंक अकाउंट के पास होती है। इंटर बैंक का जो पैसा है, हालांकि उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट से पैसे लेती है, कुछ उनके पास जिसेक होता है, अपने रिजर्व्स होते हैं, उन सारे पैसों के अलावा जो पैसा है TD and DD, this is not total or net amount of bank, but this is net time and demand deposit of bank. So यह जो है TD plus DD, this is called net deposit with bank. आप यहाँ पर टोटल डिपॉजिट विथ बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि टोटल डिपॉजिट का मतलब होता है टोटल, और नेट का जो मैंने आपको मीन्स बताया था कि इट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटर बैंक डिपॉजिट। तो अगर आपने यहाँ टोटल लिखा तो नेट का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और टोटल डिपॉजिट विथ बैंक मीन्स वो सारे डिपॉजिट बैंक के साथ हो जाएंगे जो गवर्नमेंट भी करती है और इंटर बैंक डिपॉजिट भी होता है। बट नेट का मतलब होता है ओनली नेट दैट एक्सक्लूड गवर्नमेंट डिपॉजिट और इंटर बैंक डिपॉजिट। इसके को और भी आप कह सकते हैं टोटल पब्लिक डिपॉजिट विथ बैंक, या यू कैन ऑल्सो से टोटल पब्लिक डिपॉजिट विथ बैंक। बिकॉज जो पब्लिक है, पब्लिक में हमने एक्सक्लूड किया था गवर्नमेंट और बैंक को, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं नेट डिमांडेड टाइम लिएबिलिटी ऑफ बैंक। क्योंकि बैंक के पास जो पैसे, अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए तो पैसे बैंक के लिए एक लिएबिलिटी है। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर बैंक ने आपको पैसे दिए तो जो पैसा आपके पास है वह आपके लिए लिएबिलिटी है, बट बैंक के लिए एसेट है, बिकॉज बैंक जब चाहे आपसे पैसे मांग सकती है। सिमिलरली व्हेन आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं
तो वह पैसा बैंक के लिए एक लिएबिलिटी होता है और आपके लिए एसेट, क्योंकि आप जब मन तब अपने पैसे को वहाँ से डिमांड कर सकते हैं, बट उनके लिए तो एक लिएबिलिटी है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी सेड नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी। जो बैंक के पास नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी का जो मनी है, वही है आपका TD प्लस DD, दैट इज कॉल्ड NDTL। तो अब आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, C प्लस OD प्लस NDTL। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, DD प्लस TD। अब इसमें जो मनी आया आपका M3 में, इसमें बहुत टाइप का मनी आ गया। आपका जो टाइम लिएबिलिटी वाला जो पैसा था वह भी आ गया, अदर डिपॉजिट भी है, और TD प्लस DD भी आ गया, क्योंकि इससे पहले जो पैसे थे उसमें केवल डिमांड डिपॉजिट थे, केवल डिमांड डिपॉजिट, बट यहाँ पर टाइम डिपॉजिट भी आ गया, करेंसी प्लस OD भी है, और आपका DD भी है। इसलिए इट इज़ अ ब्रॉड मनी, इट इज़ अ ब्रॉड मनी। तो मैंने अभी तक आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए मनी के। एक आपको बताया मैंने M1, जिसमें करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट होता है। M2 में मैंने बताया कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, जो लगभग दोनों एक जैसा होता है, इसलिए ज़्यादातर M2 का इस्तेमाल नहीं होता है। M3 मीन्स कि करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, जो कि एक ब्रॉड मनी है। M3 बहुत यूजफुल होगा, आप इसको नोट करें, अभी इसको नोटिस करें। M3 को, M3 इज़ वेरी यूजफुल मनी। इट इज़ जनरली यूज्ड एट मेनी प्लेसेस, और यूज्ड एट मेनी प्लेसेस, इसका बहुत इस्तेमाल है M3 का। नाउ द टाइम फॉर M4। M4 में वी डू नॉट डू एनीथिंग। M3 में जो भी पैसे होंगे, M3 में जो भी पैसे आएगा, जो भी M3 में जो भी आया अभी तक, उसके अलावा इसमें ऐड होगा टोटल डिपॉजिट विथ द पोस्ट ऑफिस बैंक्स। अब मैंने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था M1, उसमें केवल था करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, और यू कैन से नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट। M2 में एक ऐड हुआ पोस्ट ऑफिस बैंक, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, लेकिन M3 में पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूड नहीं है। M3 में टाइम लिएबिलिटी टाइम डिपॉजिट जो है वह ऐड किया गया है, लेकिन M4 में जो है वह सारे पैसे ऐड हैं, जैसे कि C हुआ आपका, DD प्लस TD है आपका, OD है, प्लस मनी जो पोस्ट ऑफिस बैंक में है आपका, पोस्ट ऑफिस बैंक में जो आपका मनी है वो, इसमें लगभग सारे पैसे इंक्लूडेड हैं। पोस्ट ऑफिस में एक चीज़ केवल इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे कि जो होता है ना, वो गवर्नमेंट जो इशू करती है आपका सिक्योरिटीज़,
गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस बैंक में गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक थ्रू पोस्ट ऑफिस बैंक। जैसे कि किसान विकास पत्र, यह एक तरह का सिक्योरिटी है जो बाई कर सकते हैं आप, वो अलग मैटर है। लेकिन इस चीज़ को हम, इस सिक्योरिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक में। जो पब्लिक या जो जनरल पीपल है, जो वो पैसे डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर, हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो M4 में बहुत ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है मनी का, वो यूज़ किया गया। इट इज़ अ ब्रॉड मनी। इसमें हर तरह के चीज़ को इंक्लूड है, पूरा आपका M3 इंक्लूड है। जो M2 में जो हम यूज़ किए थे पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ जो डिपॉजिट था, हमने उसको भी यहाँ इंक्लूड किया। और इसमें इस चीज़ को इंक्लूड करके हमने M4 को सबसे ब्रॉड मनी बनाया। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि M1 सबसे लीस्ट, सॉरी, M1 इज़ द हाईली लिक्विड, और यह जो होगा हाईली लिक्विड नहीं होगा, लीस्ट लिक्विड होगा। तो M1 इज हाईली लिक्विड, M4 इज लीस्ट लिक्विड। तो ऊपर से M1 से M4 तक लिक्विडिटी कमती है, लेकिन ऊपर से नीचे तक ब्रॉडनेस बढ़ती है। M1 इज अ नैरो concept of money, M2 is also similar, so that is also a narrow concept of money. M3 is somewhat broad money, और यह सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी है। दिस इज द कनेक्शन ऑफ बैंक्स विथ मनी सप्लाई। दिस इज द कनेक्शन ऑफ बैंक्स विथ मनी सप्लाई। अब आपको एक चीज़ यहाँ नोट करना है, वह यह नोट करना है कि M3 जो होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज टोटल परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। अगर कहीं मनी सप्लाई का जिक्र हुआ और कोई एक पर्टिकुलर मनी कॉन्सेप्ट M1, M2, M3, M4 ऐसा कुछ वहाँ पर जिक्र नहीं है, तो आप समझ ले कि वहाँ M3 का यूज़ होगा, M3 वहाँ इस्तेमाल होगा, या वह M3 ही होगा। क्योंकि M3 जो होता है उसको एक हम टोटल परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल करते हैं, M4 को नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं M4 को कि जो पोस्ट ऑफिस बैंक में जो पैसे होते हैं उसको लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट उस पैसे को डेवलपमेंटल वर्क के लिए इन्वेस्ट करती है। और मनी सप्लाई का मतलब ही होता है लेंडिंग, कैपिटल क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो उसमें यह चीज़ यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम M4 को टोटल परचेजिंग पावर ऑफ मनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक में जो पैसे होते हैं उसको लोन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, दैट इज़ नॉट यूज्ड एज लोन। और M3 का जो पैसा होता है वह यूज होता है आपका लेंडिंग के लिए। सो द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज M0। M0 M0 is called reserve money. इसका दो नेम है, वन इज हाई पावर मनी, अदर इट इज कॉल्ड प्राइमरी मनी। M0 is called reserve money, or it is high powered money or primary money. So let's first understand why it is called reserve money. बैंक को अपने अमाउंट का कुछ परसेंट रिजर्व करना पड़ता है कैश में, क्योंकि उस पैसे को वह कैश में रिजर्व करती है, इसलिए जो पैसा कैश में हो वो रिजर्व मनी हुआ।
सो इट इज कॉल्ड रिजर्व मनी, क्योंकि M0 इज अ कैश मनी, यह कैश मनी होता है। और कैश मनी ही प्राइमरी मनी होता है, जो आपका होता है करेंसी मीन्स क्वाइंस, नोट्स। और सेकेंडरी मनी होता है आपका, वो भी जान लीजिए, सेकेंडरी मनी होता है, वह होता है आपका डिपॉजिट विद द बैंक, डिपॉजिट विद द बैंक, वो होता है आपका सेकेंडरी मनी। सो इसलिए इसको प्राइमरी मनी भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी मनी है, जो करेंसी है, जो आपका क्वाइंस है, नोट्स है, that is a reserve money, that is a cash. Why it is called high powered money? So let's first understand the definition of M0. Earlier we used it is total stock of all types of currencies held by the public. And banks. मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में जो हमने देखा M1, M2, M3, M4 तक, वहाँ जो डेफिनेशन यूज़ हुआ था और वहाँ जो हमने यहाँ जो डेफिनेशन था उसमें मैंने यूज़ किया था कि मनी सप्लाई मीन्स इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी। मनी सप्लाई में मैंने इस जगह पर मनी यूज़ किया, और मनी में करेंसी और डिपॉजिट आते हैं, बट यहाँ मैंने यूज़ किया करेंसी बिकॉज इट इज़ अ रिजर्व मनी, और करेंसी इंक्लूड नोट्स एंड क्वाइंस जो पब्लिक के पास भी होता है, बैंक के पास भी होता है। हमने वहाँ बैंक और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया, बट हेयर वी डू नॉट एक्सक्लूड बैंक, वी ओनली एक्सक्लूड गवर्नमेंट। सो M0 में जो पैसे होते हैं, ऑल करेंसी held by everybody and बैंक, यहाँ हम गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि जो कैश होता है, कैश वो प्रिंट करती है गवर्नमेंट। बैंक कैश जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, बैंक तो प्रिंट नहीं करती, इसलिए हम गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो तो उन्हीं के पैसे हैं तो उनको इंक्लूड क्यों करना, इसलिए हम गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं। और मैंने बता दिया आपको कि रिजर्व मनी क्यों है। इट इज़ रिजर्व मनी बिकॉज बैंक हैज़ टू कीप रिजर्व विथ RBI, करेंसी में रिजर्व करती है। भिन्न करेंसी में बैंक रिजर्व करती है पैसे को, या तो अपने साथ SLR के फॉर्म में या RBI के साथ CLR के फॉर्म में, इसलिए इसको हम M0 को रिजर्व मनी कहते हैं। इट इज़ हाई पावर मनी ऑल्सो। द रीज़न फॉर द हाई पावर मनी इज दैट कि वेन RBI print 100 rupees note, then overall purchasing power in the economy, जब RBI 100 रुपीज़ के नोट को प्रिंट करती है तो ओवरऑल जो इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वह उतना इंक्रीज़ होता है। मीन्स कि अगर अभी गवर्नमेंट या RBI इतना प्रिंट करती है तो इकोनॉमी में इतना इंक्रीज होगा कैश। दिस इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी।
क्योंकि इस मनी से इकोनॉमी में कैपिटल क्रिएशन बढ़ता है, इससे मनी मल्टीप्लाई होता है। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है M0 से, मनी मल्टीप्लायर का, कि 100 रुपीज़ के नोट 5.5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। M0 जो कैश है अभी, वह इतना टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। So this is other concept, money multiplier, that is something different thing, but it starts from here, money, reserve money. So reserve money जो है वह सारा करेंसीज है जो बैंक के पास है और पब्लिक के पास है। यहाँ हम गवर्नमेंट के पैसे को, गवर्नमेंट के रिजर्व को, गवर्नमेंट के कैश को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करती है, तो उन्हीं के पैसे को इंक्लूड क्यों करना। यहाँ मैंने बैंक को, मनी सप्लाई को बताया। मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में बैंक का डिमांड लिएबिलिटी और टाइम लिएबिलिटी से जो एक नया कॉन्सेप्ट बना, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, उस चीज़ को हमने समझा। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट था। इसको समझने में आपको थोड़ा परेशानी ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझना है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इसको आप दोबारा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। लेकिन जब मैं इसी कॉन्सेप्ट में आगे मनी मल्टीप्लायर को जब लाऊंगा, तो मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर मनी मल्टीप्लायर को बताऊंगा आपको कि मनी कैसे मल्टीप्लाई होती है इकोनॉमी में, और क्रेडिट कैपिटल और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, उसका क्या कनेक्शन है मनी से, बैंक से और मनी सप्लाई से। उसके बाद आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। उस समय मैं फिर से बेसिक से आपको मनी सप्लाई से पूरा कैपिटल क्रिएशन प्रोसेस फिर से बताऊंगा नेक्स्ट ही वीडियो में। अभी तक अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। किसी तरह का प्रश्न है इस विषय से संबंधित जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।